200 साल ये बहुत लंबा समय होता है ना? और इतने सालों तक भारत पर ब्रिटिश हुकूमत रही। पर कभी सोचा है कि इस पूरे दौर में असल में पावर किसके हाथ में थी? मतलब वो कौन लोग थे जो लंदन में बैठकर यहां से हजारों मील दूर एक पूरे सबकॉन्टिनेंट की किस्मत का फैसला कर रहे थे? तो आज हम उन्हीं गवर्नर जनरल्स और वाइसरॉयज की कहानी में उतरेंगे जिन्होंने भारत के इतिहास को, आप कह सकते हैं, हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि गवर्नर जनरल और वाइसरॉय में आखिर फर्क क्या था, और यकीन मानिए ये सिर्फ नाम का फर्क बिल्कुल नहीं था। फिर हम चलेंगे कंपनी के दौर में, उनके रूलर्स को जानेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि कैसे सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में गई और वाइसरॉयज का जमाना शुरू हुआ। आखिर में हम देखेंगे कि इस कहानी का अंत किसने किया और वो कौन से 3 नाम हैं जो इस पूरे दौर को एक तरह से समराइज कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी गुत्थी को सुलझाते हैं, गवर्नर जनरल वर्सेस वाइसरॉय। ये सिर्फ 2 नाम नहीं है, ये शासन के 2 बिल्कुल अलग दौर की कहानी है। इसे ऐसे समझते हैं, ठीक है? 1858 से पहले समझिए कि भारत को एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ चला रहा था, और उस सीईओ का टाइटल था गवर्नर जनरल, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को रिपोर्ट करता था। लेकिन फिर हुआ 1857 का विद्रोह, और उसके बाद ब्रिटेन की महारानी ने बेसिकली ये कहा, बस बहुत हुआ, अब से इस देश को मैं डायरेक्टली चलाऊंगी, और उन्होंने भेजा अपना सीधा रिप्रेजेंटेटिव, जिसे कहा गया वाइसरॉय। तो देखा, ये सिर्फ टाइटल का चेंज नहीं था, ये तो पूरा का पूरा रिमोट कंट्रोल कंपनी के हाथ से निकलकर सीधे रानी के हाथ में चला गया था। तो चलिए कहानी के पहले एक्ट में चलते हैं। ये वो दौर है जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में ब्रिटिश राज की फाउंडेशंस, उसकी नींव रखी। और इस कहानी का पहला बड़ा कैरेक्टर वो हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल। सोचकर देखिए उनका काम कैसा रहा होगा, जैसे एक खाली कैनवस पर पहली लकीर खींचना। उन्होंने ही भारत में ब्रिटिश शासन का पूरा, आप कह सकते हैं, आर्किटेक्चर तैयार किया। कानून, अदालतें, एडमिनिस्ट्रेशन, वो सारी नींव इन्होंने ही रखी, जिस पर अगले 200 साल की इमारत खड़ी होने वाली थी। अब हेस्टिंग्स के बाद आए कुछ और बड़े खिलाड़ी जिन्होंने कंपनी की पकड़ को और भी मजबूत कर दिया, जैसे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो परमानेंट सेटलमेंट लेकर आए। इससे क्या हुआ? जमीन का टैक्स हमेशा के लिए फिक्स हो गया और कंपनी की इनकम पक्की। फिर आए लॉर्ड विलेस्ली, और उनका आइडिया था सब्सिडियरी अलायंस का। ये एक तरह का जाल था। राजाओं को सुरक्षा तो मिलती थी, पर बदले में अपनी आजादी कंपनी को सौंपनी पड़ती थी। और फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत मराठों को हराया, और इसके साथ ही ये बिल्कुल साफ हो गया कि अब इंडिया में असली बॉस कौन है। अब कहानी में एक ऐसे गवर्नर जनरल आते हैं जिन्हें उनके सोशल रिफॉर्म्स यानी सामाजिक सुधारों के लिए आज भी याद किया जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और उनका सबसे बड़ा, सबसे ऐतिहासिक काम वो था 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाना। सोचिए, ये एक ऐसी सामाजिक कुरीति थी जिसे सदियों से कोई छूने की हिम्मत तक नहीं कर पाया था। ये एक बहुत बड़ा फैसला था जिसने भारतीय समाज में सुधार की एक नई लहर पैदा कर दी। और अब आते हैं कंपनी राज के आखिरी और शायद सबसे कंट्रोवर्शियल गवर्नर जनरल पर, लॉर्ड डलहौजी। इनके, आप कह सकते हैं, 2 चेहरे थे। एक तरफ थी उनकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी, मतलब अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसका राज सीधे कंपनी हड़प लेगी। बहुत एग्रेसिव पॉलिसी थी। और दूसरी तरफ यही डलहौजी भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लेकर आए, जिसने देश को हमेशा के लिए बदल दिया। तो विकास और विस्तार, ये दोनों ही उनके शासन की पहचान थे। तो कंपनी का राज अपने पीक पर था, विस्तार भी हो रहा था, मॉडर्नाइजेशन भी हो रहा था। तो फिर अचानक ऐसा क्या बदला? सब कुछ कैसे पलट गया? जवाब था एक घटना, 1857 का महाविद्रोह। इस एक विद्रोह ने ब्रिटिश एम्पायर की नींव हिलाकर रख दी। लंदन में बैठे लोगों को यह समझ आ गया कि एक कंपनी के भरोसे भारत जैसे देश को नहीं छोड़ा जा सकता, और नतीजा, ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया और भारत की सत्ता सीधे क्वीन विक्टोरिया के हाथों में आ गई। और इसी के साथ जन्म हुआ एक नए और कहीं ज्यादा शक्तिशाली पद का, वाइसरॉय, जो अब कंपनी का मुलाजिम नहीं बल्कि सीधे महारानी का आदमी था। और यहीं से हमारी कहानी का दूसरा और आखिरी अध्याय शुरू होता है, द एरा ऑफ वाइसरॉयज। ये वो दौर था जब भारत पर सीधे लंदन से हुकूमत होती थी। इस नए दौर की शुरुआत की लॉर्ड कैनिंग ने, और वो एक बहुत ही यूनिक पोजीशन में थे। वो भारत के आखिरी गवर्नर जनरल भी थे और पहले वाइसरॉय भी।
सोचिए जरा, उनको ये जिम्मेदारी तब मिली जब 1857 के विद्रोह की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी। उनका सबसे बड़ा काम था एक टूटे हुए विश्वास को किसी तरह फिर से जोड़ना। देखिए, वाइसरॉयस का जो दौर था ना, वो पॉलिसीज के टकराव का दौर था। एक तरफ लॉर्ड लिटन जैसे लोग थे जिन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाकर भारतीय भाषाओं के अखबारों का गला घोटने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ लॉर्ड रिपन जैसे भी थे जिन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जरिए भारतीयों को थोड़ी हिस्सेदारी दी। लेकिन जो सबसे बड़ा भूचाल आया वो था 1905 में, जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का बंटवारा कर दिया। इस एक फैसले ने पूरे देश में राष्ट्रवाद की ऐसी चिंगारी भड़काई जो फिर कभी बुझी नहीं। और उसके बाद का जो भी इतिहास है, चाहे वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हों या गांधी अर्विन पैक्ट, वो सब इसी बढ़ती हुई आजादी की मांग का ही नतीजा था। और यहां एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, सबसे लंबे समय तक वाइसरॉय रहने वाले शख्स थे लॉर्ड लिनलिथगो, 1936 से 1943 तक। जरा सोचिए, उनके ही कार्यकाल में भारत सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हिस्सा बना। और अब कहानी अपने आखिरी मोड़ पर आ चुकी है, एक बहुत बड़े साम्राज्य का अंत और एक नए राष्ट्र का जन्म। और इस हिस्टोरिक मोमेंट के बिल्कुल सेंटर में थे भारत के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन। उनका मिशन शायद इतिहास के सबसे मुश्किल मिशंस में से एक था, 200 साल पुराने साम्राज्य को समेटना और भारत को आजाद करना। लेकिन ये आजादी एक बहुत बड़ी कीमत के साथ आई। माउंटबैटन ने भारत की स्वतंत्रता तो देखी, पर उसके साथ साथ उसके दर्दनाक बंटवारे की प्रक्रिया को भी अंजाम दिया। वो आखिरी वाइसरॉय थे और उनके साथ ही भारत में ब्रिटिश राज का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। तो इस पूरे 200 साल के लंबे इतिहास में अगर सिर्फ 3 सबसे जरूरी नाम याद रखने हों तो वो कौन होंगे? ये 3 नाम इस पूरी कहानी को समेट देते हैं। सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स, द बिगिनिंग, जिन्होंने इस राज की शुरुआत की। फिर लॉर्ड कैनिंग, द टर्निंग पॉइंट, जो 1857 के बड़े मोड़ के बाद पहले वाइसरॉय बने। और आखिर में लॉर्ड माउंटबैटन, द एंड, जिन्होंने इस साम्राज्य के अंत की कहानी लिखी। शुरुआत, मोड़ और अंत। इन सभी शासकों की पॉलिसीज, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हों या सोशल, उनकी छाप आज भी हमारे सिस्टम, हमारे समाज पर बहुत गहरी है। तो सवाल ये उठता है कि इन 200 सालों की विरासत का आज हमारे लिए क्या मतलब है? इस पे जरूर सोचिए।